नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण बंकुल उन्नयन प्रकाशन के इस YouTube चैनल पर आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज 12 जून दिन शनिवार, आषाढ़ शुक्ल द्वितीया विक्रम 2078 है। 12 जून को देश और दुनिया में आर्थिक, व्यावसायिक, सामाजिक, ऐतिहासिक, वैज्ञानिक, समसामयिक और रहस्य रोमांच से संबंधित क्या क्या खास घटनाएं घटित हुईं, उस पर चर्चा करते हैं। यह एक अलग किस्म की परिचर्चा है, इसीलिए अंत तक देखने की गुजारिश है। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, इसमें कोई अधिभार नहीं लगता। हाँ, मेरे द्वारा किए गए प्रयास का पारितोषिक अवश्य मिलता है। आज के चर्चा का विषय है विश्व बाल श्रम निषेध दिवस। दुनिया का सबसे बड़ा ट्विन जेट बोइंग 777 क्या अंतरिक्ष में धरती का विकल्प मिल गया? पाकिस्तान में बढ़ रही है गधों की संख्या और माया संस्कृति तथा ब्लू होल की बातें होंगी आज के परिचर्चा में। हर साल विश्व भर में 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारतीय संस्कृति में यह कहावत है कि बच्चे भगवान का रूप होते हैं, लेकिन वही दुनिया में ऐसे लाखों बच्चे हैं जो मजदूरी कर रहे हैं या अपनी पढ़ाई करने की उम्र में मजदूरी कर रहे हैं, बोझ उठा रहे हैं, जोखिम भरे काम करते हैं ताकि उन्हें और उनके परिवार को 2 वक्त की रोटी मिल सके। अधिकतर बच्चों से जबरन मजदूरी कराई जाती है, उन्हें स्कूल नहीं जाने दिया जाता, उनका बचपन छीन लिया जाता है। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस को मनाने का एक उद्देश्य यही है कि लोगों को 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से श्रम न कराकर उन्हें शिक्षा दिलाने के लिए जागरूक करना है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO के अनुसार विश्व भर में 5 से 14 साल की उम्र तक के बहुत सारे बच्चे ऐसे काम में लगे हुए हैं जो उन्हें सामान्य बचपन से वंचित करते हैं, जैसे कि पर्याप्त शिक्षा, उचित स्वास्थ्य देखभाल, अवकाश का समय या बस बुनियादी स्वतंत्रता। 2002 में संयुक्त राष्ट्र की संस्था जो काम की दुनिया को नियंत्रित करती है, ILO ने इसी वजह से वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर की शुरुआत की। आज के ही दिन अर्थात 12 जून 1994 को दुनिया का सबसे बड़ा ट्विन जेट बोइंग 777 अपनी पहली उड़ान भरी। बोइंग 777 बोइंग वाणिज्यिक हवाई जहाज द्वारा विकसित और निर्मित लंबी दूरी की चौड़ी बॉडी वाले ट्विन इंजन जेट विमानों का एक परिवार है। यह दुनिया का सबसे बड़ा ट्विन जेट है और इसमें बैठने की क्षमता 300 से अधिक यात्रियों के लिए है। यूनाइटेड एयरलाइंस ने सबसे पहले 777 को 1995 में वाणिज्यिक एयरलाइन सेवा में शामिल किया। 777 ऐसा पहला वाणिज्यिक विमान था जिसे पूरी तरह से कंप्यूटर पर डिजाइन किया गया था। इसकी उड़ान सीमा 5235 से 9380 समुद्री मील अर्थात 9695 से 17372 किलोमीटर है। इसकी विशिष्ट सुविधाओं में किसी भी विमान के सबसे अधिक व्यास वाले टर्बोफैन इंजन, हरेक मुख्य लैंडिंग गियर में 6 पहिए, एक वृत्ताकार विमानक बंध अनुप्रस्थ काट और ब्लेड के आकार वाला शंक्वाकार पूंछ शामिल है। 8 प्रमुख एयरलाइनों के परामर्श पर विकसित किए गए इस 777 को
पुरानी चौड़ी संरचना वाले एयरलाइनरों को प्रतिस्थापित करने और 767 एवं 747 की क्षमता के अंतर को समाप्त करने के लिए तैयार किया गया था। पहला फ्लाई बाई वायर एयरलाइनर होने के नाते बोइंग का नियंत्रण कंप्यूटर की मध्यस्थता के माध्यम से किया जाता है। यह संपूर्ण रूप से कंप्यूटर द्वारा डिजाइन किया जाने वाला पहला वाणिज्यिक विमान है। क्या अंतरिक्ष में मिल गया धरती का विकल्प? इस ग्रह पर पानी के बादल मिलने की संभावना है। धरती से 90 प्रकाश वर्ष की दूरी पर एक नए एक्सोप्लैनेट की खोज हुई है। इस ग्रह पर धरती की तरह ही पानी के बादल होने के संकेत मिले हैं। अगर वाकई यहां पानी वाले बादल पाए जाते हैं तो वह इंसानों के लिए इस सदी की सबसे बड़ी खोज साबित हो सकती है। यह एक्सोप्लैनेट सौर मंडल के बाहर स्थित है। TOI 1231b नाम का यह एक्सोप्लैनेट 24 दिनों में अपने तारे की एक परिक्रमा पूरी करता है। इस अध्ययन के सहलेखक प्रोफेसर डायना ड्रैगोमीर ने बताया कि TOI 1231b पृथ्वी की अपेक्षा सूर्य के मुकाबले अपने तारे के 8 गुना करीब है, लेकिन इसका तापमान पृथ्वी के समान है। विदित हो कि कम चमकीले और ठंडे तारों की वजह से 8 गुना नजदीक होने के बाद भी इस ग्रह का तापमान नहीं बढ़ा है। इस ग्रह का आकार हमारी पृथ्वी से बहुत बड़ा है, लेकिन ये नेपच्यून से छोटा है। इसीलिए इसे हम सब नेपच्यून का नाम दे सकते हैं। इस ग्रह की खोज के बाद से ही वैज्ञानिकों में बहुत उम्मीद जगी है। अगर वाकई यहां पानी वाले बादल पाए जाते हैं तो वह इंसानों के लिए सदी की सबसे बड़ी खोज साबित हो सकती है। पाकिस्तान में तेजी से बढ़ रही है गधों की संख्या। पाकिस्तानी सरकार ने आर्थिक सर्वे में पेश किया है डाटा। जाने कैसे इकोनॉमी को फायदा होगा। पाकिस्तान में गधों की आबादी में पिछले 3 साल से हर साल 1 लाख का इजाफा हो रहा है। आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 से पता चला है कि पाकिस्तान में गधा ही इकलौता ऐसा जानवर है जिसकी आबादी 2001 से लेकर हर साल 1 लाख की दर से बढ़ रही है। वहीं घोड़ों और खच्चरों की वृद्धि दर लगभग स्थिर रही है। देश में 3 साल में 3 लाख गधों की वृद्धि होने के बाद पाकिस्तान में गधों की आबादी 56 लाख तक पहुंच गई है। इसी के साथ पाकिस्तान दुनिया का ऐसा तीसरा बड़ा देश बन गया है जहां गधों की आबादी सबसे ज्यादा है। पाकिस्तान हर साल बड़ी संख्या में चीन को गधा भेजता है। सर्वेक्षण के अनुसार भैंस, घोड़े, गधे, बकरी, भेड़ और ऊंट सहित खेत जानवरों की संख्या भी बढ़कर 50.7 लाख हो गई है। आर्थिक सर्वेक्षण में कहा गया है कि 2019-20 के दौरान देश में साल 2019-20 की तुलना में 2020-21 के दौरान पशुओं की संख्या 10.9 लाख की वृद्धि हुई है। पाकिस्तान चीन को हर साल गधे भेजता है, जहां इसकी कीमत बहुत अधिक है। चीन में गधों की खाल का इस्तेमाल कई तरह से किया जाता है। चीन खाल से निकली जिलेटिन का इस्तेमाल दवाई बनाने के लिए करता है। पाकिस्तान में गधों के दाम उनकी नस्लों के हिसाब से तय किए जाते हैं। गधों को बेचकर पाकिस्तान खूब मुनाफा कमा रहा है। इसी के साथ ही पाकिस्तान में गधों के इलाज के लिए अस्पताल भी खुल गया है। अब आइए माया सभ्यता के बारे में बात करते हैं। माया सभ्यता क्या है और इसका भारत से क्या संबंध है?
भारतीय संस्कृति और सभ्यता विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है। मध्य प्रदेश के भीमबेटका में पाए गए 25,000 वर्ष पुराने शैल चित्र, नर्मदा घाटी में की गई खुदाई तथा मेहरगढ़ के अलावा अन्य नृवंशीय एवं पुरातत्वीय प्रमाणों से यह सिद्ध हो चुका है कि भारत की भूमि आदि मानव की प्राचीनतम कर्मभूमि रही है। यहीं से मानव ने अन्य जगहों पर बसाहट करने व वैदिक धर्म की नींव रखी। माया सभ्यता मैक्सिको की एक महत्वपूर्ण सभ्यता थी। इस सभ्यता की शुरुआत 1500 ईस्वी पूर्व से मानी जाती है। 250 ईस्वी से 900 ईस्वी के बीच माया सभ्यता अपने चरम पर थी। इस सभ्यता में खगोल शास्त्र, गणित और कालचक्र को काफी महत्व दिया जाता था। मैक्सिको इस सभ्यता का गढ़ था। आज भी यहां इस सभ्यता के अनुयायी रहते हैं। अमेरिका की प्राचीन माया सभ्यता ग्वाटेमाला, मैक्सिको, होंडुरास तथा युकाटन प्रायद्वीप में स्थापित थी। यह एक कृषि पर आधारित सभ्यता थी। इस सभ्यता का अंत 16वीं शताब्दी में हुआ, लेकिन इसका पतन 11वीं शताब्दी से ही शुरू हो गया था। ऐसा माना जाता है कि मैक्सिको में मौजूद चिचेन इट्जा को माया सभ्यता द्वारा बनाया गया था, जिसे माया सभ्यता का एक बड़ा शहर और प्रमुख केंद्र मानते थे। ये यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों में शामिल है। चिचेन इट्जा में आकर्षण का केंद्र पिरामिड एल कैस्टिलो है। इसके पर्यटक इस पर चढ़ते थे, लेकिन बाद में इस पर रोक लगा दी गई। फिलहाल यहां की करीब 42 मीटर ऊंची नोहच मूल ही एकमात्र ऐसी माया पिरामिड है जिस पर पर्यटकों को चढ़ने की अनुमति है। माया शासन व्यवस्था की कोई खास जानकारी तो नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि माया शासक सामान्यतः पुरुष ही हुआ करते थे। कभी कभी रानियां भी शासन करती थीं। राजा का पद पैतृक था, जिसके मौत के बाद उसका बड़ा बेटा सिंहासन पर बैठता था। राजा का बहादुर होना जरूरी होता था। एक बहादुर राजा ही साम्राज्य का विस्तार एवं उसकी सुरक्षा कर सकता था। राजा के सिंहासन पर बैठते समय देवताओं को प्रसन्न करने के उद्देश्य से मानव बलि दी जाती थी। राजा अभिजात्य वर्ग एवं पुरोहितों की सहायता से शासन चलाता था। राजा भव्य महलों में रहता था। उसकी सेवा में बड़ी संख्या में लोग दास और दासियां होते थे। माया सभ्यता ने एक कैलेंडर बनाया था, जिसमें विभिन्न धार्मिक त्योहारों और खगोलीय घटनाओं का वर्णन मिलता है। इसे माया सभ्यता का कैलेंडर कहा जाता था। शायद आपको पता हो या न हो, लेकिन माया सभ्यता के कैलेंडर में ही इस बात की भविष्यवाणी की गई थी कि 2012 में दुनिया खत्म हो जाएगी। हालांकि यह भविष्यवाणी गलत साबित हुई। अब आइए ब्लू होल की बात करते हैं, जो माया सभ्यता से ही जुड़ी हुई है। ब्लू होल एक गोलाकार गुफा है जो समुद्र में बनी है। यह 318 मीटर एरिया में फैला है और गहराई 125 मीटर है। इस समुद्री गुफा को स्कूबा डाइविंग के लिए दुनिया के सर्वोत्तम जगहों में से एक माना जाता है। यही वजह है कि यहां अक्सर दुनिया भर के लोग आते रहते हैं। यह मध्य अमेरिकी देश बेलीज में है। ब्रिटिश स्कूबा डाइवर और लेखक नेड मिडलटन ने इस जगह को ग्रेट ब्लू होल नाम दिया था। डिस्कवरी चैनल ने इसे दुनिया की सबसे खूबसूरत जगह माना है। कुछ साल पहले शोधकर्ताओं ने बेलीज के प्रसिद्ध ब्लू होल और उसके आसपास खनिजों का विश्लेषण किया था, जिसके आधार पर उन्होंने कहा था कि 800 से 900 ईस्वी के मध्य यहां एक भयंकर सूखा पड़ा था और उसी की वजह से माया सभ्यता का विनाश हो गया। हालांकि लाइव साइंस की रिपोर्ट के मुताबिक सूखा
छठी शताब्दी से लेकर 10वीं शताब्दी तक पड़ा था, जो माया सभ्यता के अंत का कारण बना। दोस्तों, अभी कोरोना का खतरा टला नहीं है। सभी लोगों से निवेदन है कि प्रोटोकॉल का पालन करें, सभी लोग वैक्सीन लगवाएं, स्वयं मास्क पहने और दूसरों को भी मास्क पहनने को प्रेरित करें, 2 गज की दूरी बरकरार रखें। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हां, बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि मेरे नवीनतम वीडियो आप तक बेरोक टोक पहुंचता रहे। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।